वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके जो है उत्तराखंड डीएलएड 2023 में एग्ज़ाम कराया गया था, उसके मैंने यहाँ पे एमसीक्यू लिए हैं। और अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी यहाँ पे अन्य एग्ज़ाम है, जैसे अभी आपका डीएलएड का एग्ज़ाम है, और यहाँ पे आप अगर आप जो है अन्य एग्ज़ाम भी देते हैं स्टेट से रिलेटेड या सेंटर एग्ज़ाम, तो सभी में जो है ये क्वेश्चन बेनिफिशियल रहेगा। तो आज आपको जो है टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। तो ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के रिकॉर्ड के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी और 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ लेकर सूरत आया था। और इसके बाद कंपनी ने जो है मुग़ल सम्राट जहांगीर की अनुमति प्राप्त कर भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को जो है खोला था। तो कब खोला था? 11 जनवरी 1613 को। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है? तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया के ज्ञात यूरेनियम भंडार का 19% 17 लाख टन ऑस्ट्रेलिया में है। कितना है? 19%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसका जो है उद्गम स्थल भारत में है? क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम में बनती है। इसके ऊपरी पहुंच में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ये जो नदी है जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है। और चिनाब का पानी भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौते की शर्तों के अनुसार साझा किया जाता है और यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब के मैदानी इलाकों में बहती है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, नीला प्रकाश। प्रकाश की किरणों को यदि निम्नतम से उच्चतम ऊर्जा स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया जाए तो ऊर्जा का निम्नतम स्तर जो है लाल रंग की प्रकाश किरणों में होता है तथा ऊर्जा का उच्चतम स्तर जो है बैंगनी तरंग की प्रकाश किरणों से होता है। लेकिन ऊपर दिए गए विकल्पों में से जो है नीले प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है और इसमें लगभग 450 से 420 nm की तरंगदैर्घ्य होती है। सफ़ेद प्रकाश के वर्णक्रम के रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होते हैं। हमारी जो आँखें हैं केवल अवरक्त यानी लाल या इंफ्रारेड तथा प्राबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों के बीच के तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणों को ही देखने में सक्षम होती हैं। और इस प्रकार जो है इंफ्रारेड सबसे कम ऊर्जा वाली किरणें होती हैं और अल्ट्रावायलेट अधिकतम ऊर्जा वाली प्रकाश किरणें होती हैं जिन्हें कि मानवीय आंखों द्वारा देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा, लोक चुनाव में मतदान करना। अगला क्वेश्चन, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियां से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत की संचित निधि में। संविधान के अनुच्छेद 266 1 के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्वों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं?
तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन और जैव पदार्थ का क्षय। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म द एलिफेंट हिस्पर्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म एलिफेंट हिस्पर्स। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। तो ए राइट आंसर हो जाएगा 3 मई को। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष जो है 3 मई को मनाया जाता है। और 2023 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा और आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। तो यहाँ पे पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में भारत तीसरे पायदान पर रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सत्य बताने थे, ऑप्शन नंबर 1 और 3 सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भारत यहाँ पे तीसरे पायदान पे न रह के भारत जो था यहाँ पे चौथे स्थान पे था। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, अरावली। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 12 का डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 213। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश को राज्यपाल द्वारा वापस लिया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो राज्यपाल अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थनों की आवश्यकता होती है? डी राइट आंसर हो जाएगा, 50। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास जो है बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है और अविश्वास प्रस्ताव लाती है, और इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में जो है बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रहती है और इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। लोकसभा की जो प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है और यह केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है जिसका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। नियम 198 के तहत जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को स्पीकर के बुलाने पर सदन के लिए से इसके लिए अनुमति मांगनी पड़ती है और नियम 198(1) ख के तहत सुबह 10 बजे तक इस प्रस्ताव को लिखित सूचना लोकसभा महासचिव को देनी होती है और इस समय के बाद मिली सूचना को अगले दिन मिली सूचना माना जाता है। और नियम 198(2) के तहत प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है और यदि इतने सांसद न हो तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं देते। अगला क्वेश्चन,
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? क्वेश्चन नंबर 14। तो डी राइट आंसर हो जाएगा संथानम समिति। तो यहाँ पे जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी को सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति यानी कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने एवं सुधार करने से सलाह देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे देखेंगे विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा लेमन घास। अगला क्वेश्चन है झिरोली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 ए राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेसाइट। 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? क्वेश्चन नंबर 19 बी राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान सिकोह। तो गढ़वाल के हिंदू राजा पृथ्वी सिंह ने सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो उत्तराखंड के इतिहास मैंने जो है परीक्षा वाणी की बुक मैंने हिमालय एजुकेशन स्कोप दूसरा चैनल है तो वहाँ पे मैंने अपलोड किया है। तो वहाँ से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और वहाँ पे मैंने 37+ पार्ट अपलोड कर रखे हैं। उत्तराखंड हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में आप कर सकते हैं। बाकी मैंने जो है यहाँ पे 6 से 7 पार्ट मैंने यहाँ पे दूसरी बुक है तो उसमें भी जो है उत्तराखंड के यहाँ पे MCQ और वहाँ पे जो है एक लेक्चर के तौर पे मैं वहाँ पे पूरा थ्योरी बेस पे वहाँ पे लेके आया हूँ तो उसे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वहाँ पे जो है आपको जो है एकदम सिंपल लैंग्वेज में उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा। भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, स्तूपों के लिए, मूर्तियों के लिए, मंदिरों के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन करता है? 21 का यहाँ पे क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो 22 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। भारत में जो है यहाँ पे समुद्री तट रेखा से 9 राज्य लगे हैं। सबसे ज़्यादा जो समुद्री तट राज्य है वो कौन सा? आपका गुजरात है। सबसे कम कौन सा है? गोवा है। तो भारतीय तट रेखा जो राज्य छूते हैं 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। और जो कुल यहाँ पे किलोमीटर तट रेखा है यहाँ पे 7516 है और मुख्य भूमि के तट रेखा जो है 5422 किलोमीटर है और भारतीय द्वीपों का जो है 1197 किलोमीटर है। और ये जो है भारत के 2 केंद्रों दमन और दीव और पुडुचेरी को भी छूता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 का बी क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? 25 का यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 20 यहाँ पे 27 का राइट आंसर क्या होगा? डी गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है लगभग 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो 28 का बी राइट आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार का नियमन।
तो यहाँ पे 28 में हमारा क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना। जो मुख्य कार्य हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना, परिचालन योग्य न रहने पर उसको नष्ट करना, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करना, साख नियंत्रित करना, ये सभी कार्य जो है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? 29 का ये राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी के, इसके यूएनडीपी। अगला, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? 30 का यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा, ब्यूटेन। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है और इसकी जो है इसमें कम मात्रा में इथेन और प्रोपेन भी होते हैं। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है? 31, ये राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा 32 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, 33 का ये राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, 34 यहाँ पे देखेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा, गंगोत्री। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में 45 यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो 35 का हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकारों के प्रमुखों के स्तर पर 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो 36 हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा। और G20 की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ये आपकी कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को। जागेश्वर मंदिर समूह के 36 क्वेश्चन है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 8वीं से 10वीं सदी से निर्मित इन मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा। तो यहाँ पे जो है जागेश्वर मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है। मंदिरों का निर्माण पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। जागेश्वर धाम में सारे मंदिर केदारनाथ शैली से बने हुए हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। जागेश्वर के जो मंदिरों को लिखित इतिहास नहीं है, यहाँ मौजूद कई मंदिरों की वास्तुकला और शैली को देख इन्हें 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का बताया गया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की माने तो यहाँ कुछ मंदिर गुप्त काल के बाद और कुछ मंदिर जो है दूसरी शताब्दी के बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर कत्यूरी या चंद राजवंश के दौरान के हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है। और इस स्थल को लेकर यह भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण किया था, लेकिन यह सिर्फ एक दावा है। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? 37 देखेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला देहरादून है। उसके बाद नैनीताल है, फिर क्या है, हरिद्वार है। हरिद्वार तीसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? 38 सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्निया। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? 39 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, नंद वंश। 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी INA अस्तित्व में आई, तो 40 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर में। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? 41, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीजापुर। तो गोल गुंबद जो है, गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार के याकूत ने 1656 ईस्वी में निर्माण करवाया था। हालांकि मूल रूप से साधारण निर्माण होने पर भी अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो 42 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ओजोन परत, जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो 43 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन परत। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 44 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, जावा। जावा एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को बनाने में किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जावा क्या है? ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका इस्तेमाल मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गिवन निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि सही क्रम कौन सा होगा। सबसे पहले जो है कौन सा आयोग ने कौन सा एजुकेशन सिस्टम में आया था। तो सबसे पहले है मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, और ये आया था आपका 1835 में। कब आया था? 1835 में। उसके बाद क्या आया था? वुड का एजुकेशन डिस्पैच, वुड का एजुकेशन डिस्पैच। तो उसके बाद क्या ये आया था आपका 1854 में। कब आया था? 1854 में। अगर आप देखेंगे तो पहले क्या है 2 फिर 1, 2 1 आप देख रहे होंगे ए और बी में है। उसके बाद क्या आया था? इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। क्या आया था? इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। ये आपका आया था 1882 में। कब आया था? 1882 में। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 2 4। क्या हो जाएगा? 2 1 4। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आपका 1944 में आया था। कब आया था? 1944 में। तो एक बार और देख लेते हैं। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन 1835, वुड का एजुकेशनल डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन आपका 1882, द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? 48 हम अगर देखते हैं तो ए राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 49 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, JB कृपलानी। तो भारत के विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन जब भारत के विभाजन के समय जो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। और आपको कमेंट करना है कि भारत का विभाजन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो 50 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे जिन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत या आधुनिक सोलापुर के पास मालखेड़ में बनाई और वह कर्क द्वितीय का समकालीन था। दंती दुर्ग ने पल्लवों की राजधानी कांची पर हमला किया और नंदीवर्मन पल्लव मल के साथ गठबंधन किया और दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में बृहत चालुक्य साम्राज्य के बाहरी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और फिर साम्राज्य के मध्य क्षेत्र पर हमला किया एवं कीर्तिवर्मन को आसानी से हरा दिया। 754 ईस्वी के समागंध शिलालेख में दर्ज है कि दंती दुर्ग ने बादामी के अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को उखाड़ फेंका और पूर्ण शाही पद ग्रहण किया और खुद को जो है पृथ्वी वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर व परम भट्टारक के रूप में वर्णित किया। और दंती दुर्ग ने अपने क्षेत्र का वर्णन 4 लाख गांवों के रूप में किया जिसमें बादामी के चालुक्य साम्राज्य के आधे से अधिक हिस्से पर उनका शासन शामिल था। और दंती दुर्ग जो है निसंतान मर गया जिसके कारण उसके चाचा कृष्णराज प्रथम और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच विवाद हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो 50 क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। इसी तरह के जो है यहाँ पे अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको पेडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।